पुतिन के बाद कौन होगा? क्या चीन ने रूस के भविष्य की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी है? और क्या बीजिंग अब सिर्फ पुतिन पर नहीं, पूरे रूस पर अपना दांव लगा रहा है? और क्या दुनिया की सबसे अहम साझेदारी में शक्ति का संतुलन, ये समीकरण है, वो बदल चुका है? आज की कहानी सिर्फ रूस और चीन भर की नहीं, बल्कि आने वाली जियोपॉलिटिक्स की नई थ्रिलर फिल्म समझ सकते हैं। अब ये पूरी कहानी आपको समझाऊं, इससे पहले आपको ले चलता हूं मैं साल 2025 में। ये बीजिंग में एक सैन्य परेड की तस्वीरें हैं। मिसाइलें गुजर रही थी और दुनिया की नजरें चीन और रूस की ताकत पर थी। तभी एक हॉट माइक ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। हॉट माइक मतलब होता है जब माइक ओपन रह जाता है और लोग सुन लेते हैं। अब ये बात युद्ध की नहीं थी, यह अमेरिका की भी नहीं थी। बात थी उम्र बढ़ाने की, इंसान के 150 साल तक जीने की और विज्ञान के जरिए जिंदगी को लंबा करने की। ये बातचीत कर रहे थे पुतिन और जिनपिंग। अगर दो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता लंबी उम्र की बात कर रहे हों, तो क्या उनका देश भी अपनी शक्ति को लंबा करने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आज कहानी सिर्फ पुतिन के जिंदा रहने भर की नहीं, कहानी उस बात की है, अगर कल पुतिन नहीं रहे तो क्या चीन ने रूस के लिए पहले से प्लान भी तैयार कर लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क और मैं हूं सचिन। दुनिया की राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं होते, बल्कि दो देशों की किस्मत तय करते हैं साल दर साल। पिछले एक दशक में अगर किसी रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती। दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे को अपने सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार के रूप में पेश किया। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दोनों देशों ने एक ऐसा संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उनके साझेदारी की कोई सीमा नहीं है, बियॉन्ड द बॉर्डर्स। बाद में यही बयान दुनिया भर में नो लिमिट्स पार्टनरशिप के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या चीन अब सिर्फ पुतिन पर भरोसा नहीं कर रहा? क्या बीजिंग रूस के भविष्य के लिए वैकल्पिक योजनाएं बना रहा है? और क्या चीन मान चुका है कि रूस के साथ उसका रिश्ता इतना बड़ा हो चुका है कि उसे किसी एक शख्स पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता, वो चाहे पुतिन ही क्यों ना हो? ये सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 4 वर्षों में यूक्रेन युद्ध ने रूस को पूरी तरह बदल दिया। जब साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया बड़े पैमाने पर, तो क्या हुआ? यूरोपीय देश और अमेरिका ने बड़े प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय बाजार रूस के लिए लगभग बंद हो गए। पश्चिमी कंपनियां तो रूस से बाहर ही चली गई और जितने वित्तीय संस्थान हैं उस पर प्रतिबंध लग गए। उच्च तकनीक पर भी पहुंच जो थी वो सीमित कर दी गई। ऐसे समय में चीन रूस के लिए सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन बनकर उभरा। आज स्थिति ये है कि रूस और चीन का व्यापार इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 245 अरब डॉलर तक पहुंचा। चीन को रूस का निर्यात करीब 129 अरब डॉलर रहा, जबकि चीन ने रूस को निर्यात लगभग 115 अरब डॉलर का किया। अब रूस चीन को क्या बेचता है ये समझिए। मुख्य रूप से तेल, गैस, कोयला और दूसरे प्राकृतिक संसाधन। और चीन रूस को क्या बेचता है? मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, औद्योगिक उपकरण और तकनीक। यानी रूस कच्चा माल दे रहा है और चीन तैयार माल वापस भेज रहा है। यही वो समीकरण है जो कई विशेषज्ञों को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि रूस अब चीन का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। दरअसल युद्ध से पहले रूस खुद को चीन का रणनीतिक बराबरी वाला साथी मानता था, लेकिन आज आर्थिक ताकत के मामले में दोनों देशों के बीच खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका आकार रूस से कई गुना बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये अंतर और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, चीन रूस को कमजोर नहीं देखना चाहता, क्योंकि चीन के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार पर नहीं है। रूस चीन की उत्तरी सीमा का सबसे बड़ा पड़ोसी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस उन कुछ देशों में शामिल है जो खुले तौर पर अमेरिकी लीडरशिप की व्यवस्था को चुनौती देता है। यानी बीजिंग के नजर में रूस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, वो उसकी संपत्ति है। इसलिए चीन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पुतिन के बाद भी ये संपत्ति उसकी सुरक्षित बनी रहे।
पिछले कुछ समय से ऐसी रिपोर्टें सामने आई जिसमें कहा गया कि चीन रूस में संभावित उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन का अध्ययन कर रहा है, यानी पुतिन के बाद कौन होगा। साथ ही चीन अपने संपर्कों को सिर्फ पुतिन के करीबी दायरे तक सीमित नहीं रखना चाह रहा, बल्कि रूसी राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के दूसरे प्रभावशाली वर्गों तक भी बढ़ा रहा है। कुछ पश्चिमी विश्लेषकों का तर्क है कि बीजिंग रूस के साथ अपने संबंधों को डीपर्सनलाइज कर रहा है, यानी संबंधों को सिर्फ पुतिन तक सीमित नहीं रखना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि चीन पुतिन को हटाना चाहता है या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। चीन ये मानकर चल रहा है कि किसी भी देश में जो लीडरशिप होती है वो हमेशा स्थायी नहीं होती और वो भविष्य में आने वाले किसी भी रूसी नेता के साथ सहज रूप से काम करने की ये तैयारी करने की कोशिश में लगा है। क्योंकि बीजिंग के लिए दांव केवल पुतिन नहीं, दांव है रूस और रूस के साथ जुड़ी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक निवेश, भू राजनीतिक सहयोग और अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक संतुलन। दिलचस्प बात यह है कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जो पुतिन के बाद रूस के बारे में सोच रहा है। अमेरिका भी लंबे समय से यही कर रहा है। वॉशिंगटन के कुछ रणनीतिक हलकों में वर्षों से ये चर्चा चलती रही कि क्या भविष्य में कोई ऐसा रूसी लीडरशिप उभर सकता है पुतिन के अलावा जो चीन पर अपनी निर्भरता कम करे और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करे, यानी वो अमेरिका की तरफ देखे। अब इसे कुछ विश्लेषक क्या कहते हैं, रिवर्स निक्सन पॉलिसी। जैसे 1970 के दशक में अमेरिका ने चीन और सोवियत संघ के बीच दरार का फायदा उठाया, वैसे ही आज कुछ रणनीतिकार ये कल्पना कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये थ्योरी में है कि भविष्य में कभी अमेरिका और रूस एक साथ आएंगे और चीन के बीच दूरी पैदा हो जाएगी। लेकिन फिलहाल रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी वो अलग है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा चीन के करीब ला दिया। आज रूस के लिए चीन सिर्फ एक मित्र भर नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत बन चुका है। और कई विश्लेषक ये मानते हैं कि रूस की जो चीन नीति है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इतिहास भी यही संकेत देता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में 3 अलग अलग राष्ट्रपति आए, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन और बीच में दिमित्री मेदवेदेव। लेकिन चीन के साथ सहयोग की रणनीतिक दिशा वही लाइन पर बनी रही। रूस के लिए चीन एक महत्वपूर्ण एशियाई शक्तिशाली देश है और संभवतः आगे भी रहेगा। चीन के लिए रूस पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक अहम साझेदार था और शायद आगे भी रहेगा। इसलिए ये मान लेना कि पुतिन के जाते ही रूस चीन साझेदारी टूट जाएगी, दरार आ जाएगी, ये डीरेल हो जाएगी, ये कहना ये आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां चीन और रूस के हित पूरी तरह समान नहीं है। चीन उसी को फिक्स करना चाहता है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग बीजिंग के लिए चिंता का विषय हो सकता है। फ्यूचर में कोई भी नया नेता सत्ता में आएगा तो उसे इन्हीं वास्तविकताओं के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि लीडरशिप परिवर्तन अक्सर नई बातचीत और नीतिगत समायोजन के अवसर पैदा करता है, यानी शांति की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी राजधानियां बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों पुतिन के बाद के रूस के बारे में सोचने लगी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके उद्देश्य अलग है। अमेरिका चाहता है कि भविष्य का रूस शायद चीन से दूरी बना ले और उनके साथ आ जाए, जबकि चीन चाहता है कि भविष्य का रूस हमेशा चीन के साथ ही बना रहे और बीजिंग के साथ उसके रणनीतिक साझेदारी हमेशा इसी तरह रहे, अटूट। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी यही है। कभी दुनिया रूस को चीन का साझेदार कहती थी, आज कई विश्लेषक चीन को इस रिश्ते का बड़ा भाई मानने लगे। कभी पुतिन और शी जिनपिंग की व्यक्तिगत दोस्ती इस संबंध की पहचान थी, आज ये रिश्ता उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। अगर बीजिंग सचमुच विभिन्न उत्तराधिकारी के मामलों पर विचार कर रहा है तो यसीन जो कहे, तो उसका एक विचार का एक ही अर्थ है कि चीन अब सिर्फ पुतिन में निवेश नहीं कर रहा, वो रूस के भविष्य में निवेश कर रहा है। और जब महाशक्तियां व्यक्तियों से आगे जाकर संस्थाओं और व्यवस्थाओं पर दांव लगाती है तो समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कई दशकों की लिखी जा चुकी है।